डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार सिंह। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल भाग 2 पाठ 1 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संगठन के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो 12वीं कक्षा के सभी बोर्डों के लिए उपयोगी है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी और भारत की प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। जनसंख्या वितरण। भारत में जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण असमान पाया जाता है। कहीं जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है तो कहीं जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो इसका मुख्य कारण है कि भारत के स्थलाकृति में भिन्नता, कहीं भारत में कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। इस स्थलाकृति की विभिन्नता के कारण भारत में जनसंख्या के वितरण में भी असमानता पाई जाती है। अब देखते हैं भौगोलिक या प्रादेशिक वितरण। भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है वर्षा। वर्षा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ वर्षा अधिक होती है, कृषि भूमि अच्छी पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है और कृषि उत्पादन भी अधिक होता है। जैसे मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अपवाद में है भारत के मेघालय और असम राज्य, जहाँ वर्षा अधिक होता है लेकिन जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र है। और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के चेरापूंजी में मानसीनराम में होती है। इसका मुख्य कारण है कि वहाँ 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, गारो, खासी और जयंतिया। तो जो मानसीनराम स्थित है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है और ये तीनों पहाड़ियों का आकृति कीपाकार होने के कारण जब बंगाल की खाड़ी से हवा चलती है तो हवा उसमें उलझ जाती है, जिसके कारण विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीनराम में होती है। दूसरा कारण है तापमान। तापमान भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जिस क्षेत्र में कम तापमान पाया जाता है वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है। जैसे भारत के जम्मू कश्मीर राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पहाड़ी जो क्षेत्र हैं तो वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है क्योंकि उन क्षेत्रों में तापमान कम पाया जाता है। जहाँ तापमान एक समान पाया जाता है, न अधिक पाया जाता है न कम पाया जाता है, तो उस क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है, जैसे मैदानी क्षेत्रों में। तीसरा कारक है धरातल का स्वरूप। धरातल का स्वरूप भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। अगर धरातल समतल हो, कृषि भूमि अधिक हो, उत्पादन भी अधिक होता हो तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाएगा। जैसे भारत का मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। चौथा कारक है उर्वरा भूमि और सुलभ सिंचाई। उर्वरा भूमि और सुलभ सिंचाई जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। उर्वरा भूमि हो जहां उपज अधिक हो और सिंचाई की भी सुविधा हो तो खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है और खाद्यान्न उत्पादन अधिक होता है तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। पांचवा कारक है धान क्षेत्र। धान विश्व का सबसे अधिक खाद्य फसल है या सबसे अधिक लोगों का भोजन उपलब्ध धान से ही होता है, इसलिए धान वाले क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण अधिक है। छठा है खनिज संपदा की प्राप्ति। खनिज संपदा की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे जो भी क्षेत्र होता है जहाँ खनिज संपदा पाई जाती है वहाँ जनसंख्या
अधिक पाई जाती है और खनिज संपदा के समाप्त हो जाने के बाद जनसंख्या का स्थानांतरण हो जाता है। तो ये खनिज संपदा प्राप्ति वाला जो क्षेत्र है वो अस्थायी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सातवां कारक है उद्योगों का विकास। औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे ये कलकत्ता का ये हुगली क्षेत्र है। हुगली क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के विकास के कारण भारत के विभिन्न क्षेत्रों से वहाँ जनसंख्या जाकर बस गई। आठवां कारक है यातायात के साधनों का विकास। रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग के विकास के कारण या ये वाणिज्यिक विकास के कारण जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। भारत में जनसंख्या के वितरण में असमानता पाई जाती है। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या लगभग 19 करोड़ है। महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है, जिसका जनसंख्या लगभग 11 करोड़ है। बिहार का तीसरा स्थान है, जिसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है, जिसकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या लगभग 6 लाख है। अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और जनसंख्या घनत्व बराबर होता है उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का हम भाग देते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसका जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और ये आंकड़ा 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब देख लेते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व 1921 से 2011 तक। 1921 में भारत का जनसंख्या घनत्व 81 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1931 में 90 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1941 में 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1951 में 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1961 में 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1971 में 177 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1981 में 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1991 में 267 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहले देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। दो समय बिंदुओं में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.8 करोड़ थी और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ हो गई। ये दो समय बिंदुओं में लगभग 19 करोड़ जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ उसी को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक 3 महत्वपूर्ण है: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मैं एक वीडियो बनाया हूँ जनसंख्या से संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं उसमें बताया हूँ और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं जन्म दर। जन्म दर किसको कहते हैं? 1 वर्ष के अंतराल में किसी क्षेत्र विशेष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को ही जन्म दर कहते हैं। अब देख लेते हैं मृत्यु दर। किसी क्षेत्र विशेष में 1 वर्ष के अंतराल पर प्रति 1000 में मरने वाले लोगों की संख्या को ही हम मृत्यु दर कहते हैं।
दूसरा चैप्टर प्रवास का है, विस्तृत रूप से उसमें प्रवास के बारे में बताऊंगा। अब देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। पहला कारण है अकालों पर नियंत्रण। तो जो पहले हैजा प्लेग महामारी आती थी जिसके कारण गांव के गांव साफ हो जाता था। जैसे 1921 में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी और 1921 की जनगणना को ही भारत का ग्रेट डिवाइड लाइन कहा जाता है। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध के कारण और कितनी महामारियां आई थी जिसके कारण जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। दूसरा कारण है चिकित्सा में सुधार। चिकित्सा में सुधार के कारण ये जन्म दर तो यथावत रहा और मृत्यु दर में कमी आई जिसके कारण जनसंख्या में बहुत काफ़ी वृद्धि हुई। तीसरा कारण है जन्म दर का अधिक होना। यदि जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, और जन्म दर कम होगा और मृत्यु दर अधिक होगी तो जनसंख्या घटेगा। अगला कारण है औसत आयु में वृद्धि। स्वतंत्रता से पहले भारत में लोगों की औसत आयु 27 वर्ष थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत आयु 69.89 है। तो औसत आयु में वृद्धि से भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत की गर्म जलवायु। भारत की गर्म जलवायु होने के कारण यहाँ प्रजनन क्षमता लोगों में अधिक है जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत की संयुक्त प्रथा। ये संयुक्त प्रथा भी भारत की जनसंख्या में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। बाल विवाह। बाल विवाह के कारण जनसंख्या में अधिक वृद्धि होती है। गरीबी। गरीबी भी जनसंख्या के वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। मजदूर लोग सोचते हैं कि अधिक बच्चा पैदा करेंगे तो अधिक काम करेगा जिससे कि अधिक मजदूरी मिलेगी और जिससे कि उसकी आय बढ़ेगी और जिसके कारण ये और जनसंख्या में वृद्धि होती है। अशिक्षा। अशिक्षा भी जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। परंपरागत मान्यताएं। परंपरागत मान्यताएं भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है जिससे लोग कहते हैं कि एक लड़के को लड़का नहीं कहा जाता, एक आँख को आँख नहीं कहा जाता है। तो वैसे ही उसके कारण एक या दो संतान जरूरी है। पहले बूढ़ी माताएं भी आशीर्वाद के रूप में देती थी कि 1 से 21 होगा, तो जिसके चलते भारत की जनसंख्या को 1 अरब 21 करोड़ पहुंचा दी। तो ये परंपरागत मान्यताएं भी भारत की जनसंख्या वृद्धि के एक प्रमुख कारण है। और भारत में 7% लोग ऐसे होते हैं कि पूरी प्रजनन क्षमता तक एक लड़के के लिए प्रयास करते हैं और जिसके कारण भारत की जनसंख्या में बहुत काफ़ी वृद्धि हुई है। परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता का अभाव जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित परिणाम है। पहला है खाद्य समस्या। जनसंख्या वृद्धि से खाद्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय में कमी, शिक्षा में कमी, ये सभी जनसंख्या वृद्धि के परिणाम है। अगला टॉपिक है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आयु, लिंगानुपात, साक्षरता, वैवाहिक स्थिति इत्यादि को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही हम लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात बराबर ये महिलाओं की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणे 1000। तो भारत का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है जिसका लिंगानुपात 879 है और केरल का लिंगानुपात 1084 है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर के सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का ये केंद्र शासित प्रदेश दमनदीप है जिसका लिंगानुपात 618 है। अब देख लेते हैं साक्षरता। पहले साक्षरता की परिभाषा देख लेते हैं। 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति
किसी भी भाषा में पढ़ना और लिखना जानता है उसे हम साक्षर कहते हैं। और भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जिसकी साक्षरता 94% है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जिसकी साक्षरता 61% है। और भारत की औसत साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04% है। अगला टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संगठन। तो भारत की 31.1% जनसंख्या नगरों में निवास करती है तथा 68.9% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है। और भारत का सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला राज्य गोवा है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 35 महानगर थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं महानगर किसको कहते हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहा जाता है। मेगा नगर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। अगला टॉपिक है भाषाई संगठन। भारत में 179 भाषाएं बोली जाती है और इसमें 544 बोलियां हैं। और भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। और भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। 40.42% लोग हिंदी बोलते हैं। और भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कश्मीरी एवं संस्कृत है, जो 0.01% लोग बोलते हैं। अगला टॉपिक है भाषाई वर्गीकरण। भारत में ये भाषाई वर्गीकरण किया गया है। भारत में सबसे बोली जाने वाली जो पारिवारिक भाषा जो है ये भारतीय यूरोपीय यानी आर्य परिवार की जो भाषा है ये 73% लोग बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में परिवार की भाषा सबसे अधिक बोली जाती है, तो भारतीय यूरोपीय भाषा 73% लोग बोलते हैं। और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा जो है वो चीनी तिब्बती, इसको किरात कहा जाता है। और ये 0.85% लोग बोलते हैं। अगला टॉपिक है ये धार्मिक संगठन। तो धार्मिक संगठन में भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म के लोग हैं और सबसे कम जो है वो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं। अगला टॉपिक है श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन को ये 3 भागों में बांटते हैं। पहला ये मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुख्य श्रमिक किसको कहते हैं? जो श्रमिक एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक, जो श्रमिक एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। भारत की 39% जनसंख्या मुख्य और सीमांत श्रमिक मिलाकर है। अश्रमिक, जो लोग रोजगार से वंचित हैं वो अश्रमिक के अंतर्गत आते हैं। और ये 61% जनसंख्या भारत की अश्रमिक है। अब देख लेते हैं व्यावसायिक संवर्ग। ये श्रमजीवी जनसंख्या का व्यावसायिक संवर्ग के अंतर्गत कितने लोग लगे हैं, इसको हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। कृषक, कृषक मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। तो कृषक तो भारत की 31.7% जनसंख्या ये कृषक है। और ये कृषक जो अपनी भूमि पर कृषि करते हैं वो कृषक कहलाते हैं। दूसरा है ये कृषक मजदूर।
ये भारत के 26.5% जनसंख्या कृषक मजदूर है। ये दूसरे के खेतों में काम करते हैं या कृषि में मजदूरी का काम करते हैं तो कृषक मजदूर कहलाते हैं। घरेलू औद्योगिक श्रमिक या छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में ये काम करते हैं लोग। तो भारत की 4.2% जनसंख्या घरेलू औद्योगिक श्रमिक के अंतर्गत आती है और अन्य श्रमिक भारत के 37.6% जनसंख्या अन्य श्रमिक के अंतर्गत है। अगला टॉपिक है जनाधिक्य की समस्या। अधिक जनसंख्या होने से संसाधनों की कमी होती है और संसाधनों का प्रति व्यक्ति जो उपभोग होता है वो कम हो जाता है और जिससे खाद्यान्न की समस्या या अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है। उचित आवास या चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाता है या उचित शिक्षा भी नहीं मिल पाता है। जनाधिक्य से कई समस्याएं उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1952 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अपनाई गई और 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ये लागू की गई और इसके 3 लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए गए। ये तत्कालिक उद्देश्य, मध्यकालीन उद्देश्य और दीर्घकालीन उद्देश्य। तत्कालिक उद्देश्य में शिशु मृत्यु दर को कम करना या तत्कालिक जो लोगों की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करना। दीर्घकालीन उद्देश्य के तहत 2045 तक जनसंख्या स्थिर करने के लिए ये निम्न उपाय किए गए हैं। 2045 तक जनसंख्या भारत की स्थिर करने का 2000 में जो जनसंख्या नीति लागू की गई उसका लक्ष्य है। यदि प्रति दंपति 2 बच्चे उत्पन्न हो गए तो जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर यानी स्थिर जनसंख्या हो जाएगी। जनसंख्या नीति 2000 का जो दीर्घकालीन उद्देश्य के अंतर्गत जो पहला उद्देश्य है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 30 से नीचे लाना। दूसरा है मातृत्व मृत्यु दर को प्रति लाख 100 से नीचे लाना। तीसरा है प्रशिक्षित लोगों द्वारा अच्छे अस्पतालों में 80% प्रसव कराना। चौथा है 2 बच्चों के छोटे परिवार को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना, जिसमें हम 2 हमारे 2 का भी ये नारा दिया गया। पांचवा है सुरक्षित गर्भपात के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना। छठा है बाल विवाह को रोकने के लिए कानून का सख्ती से पालन करना। सातवां है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 20 साल या इससे अधिक करना। आठवां है जो औरत 21 वर्ष के बाद शादी करे और 2 बच्चों के बाद अनुवरीकरण यानी बंध्याकरण करा ले उनके लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था करना। नौवां है 14 वर्ष से कम उम्र के लोगों को प्रारंभिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य करना। 10वां है जन्म एवं मृत्यु के साथ साथ विवाह एवं गर्भाधान के रजिस्ट्रेशन को भी अनिवार्य बनाना। 11वां है 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है तथा इसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में अभी लोकसभा की सीटों की जो संख्या है ये 1971 की जनगणना के आधार पर है और 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।